नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जेरूशलेम के बारे में। जेरूशलेम जो मेडिटेरियन सी और जॉर्डन नदी के बीच में बसा दुनिया का सबसे धार्मिक विवादित जगह है। और ऐसा ये इसलिए है क्योंकि दुनिया की 3 रिलीजन ये अपना अपना दावा बताते हैं यहाँ। और जेरूशलेम का वो जगह जो तीनों धर्म अपना अपना वर्चस्व बताता है, अपना अपना धार्मिक इंपॉर्टेंस बताता है, और ये कह के तीनों अपना अपना दावा ठोकता है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसके इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसके जियोपॉलिटिक्स पे भी हम बात करेंगे, और उसका कंक्लूजन क्या है। अभी तक तो कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कंक्लूजन्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो कि हम सब ये जानते हैं। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया की जो भी धर्म है वह इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान के वेलफेयर के लिए और इंसान को अच्छे राहों पे चलने के लिए बनाया गया है। आप कोई भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप किसी भी धर्म पे चलते हैं, अगर आप सही से चलते हैं तो आपकी उसमें बेहतरी है। आप नैतिक चीज़ों के लिए, आप नैतिक चीज़ों को फॉलो करते हैं, और अल्टीमेटली देखा जाए तो वह इंसानियत के लिए बना हुआ है सारे धर्म। लेकिन यह भी बात गलत नहीं है। दुनिया में जब भी विवाद हुआ है, और विवाद कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हुआ है, वो तो धर्म के नाम पे हुआ है। और धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बलि चढ़ी है तो वो इंसानों का चेहरा है। ये भी बात गलत नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं जेरूशलेम। वो जेरूशलेम में क्या है कि ये 3 रिलीजन्स जो है अपनी अपनी दावा ठोकते हैं, और ये बार बार कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। जेरूशलेम में एक जगह है जिसका नाम है टेम्पल माउंट, जिसे हम हरमल शरीफ भी कहते हैं। यह एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर अलस्का मस्क है, डोम ऑफ रॉक है एंड द होली वॉल है। जहां अलस्का मस्क मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र मस्जिद माना जाता है, जो कि मक्का एंड मदीना के बाद ये तीसरा मुसलमानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मस्जिद माना जाता है। अलस्का मस्क एंड डोम ऑफ रॉक, ये दोनों मुसलमानों का अपना अपना दावा डालते हैं। और वही जो टेम्पल माउंट के अंदर जो होली वॉल है, उस पे ज्यूज का अपना इंपॉर्टेंस है, वो उनका अपना धार्मिक महत्व है, जो कि उनका होली वॉल है। और वहीं से कुछ दूरी पे क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है होली सेपल्कर, जो क्रिश्चियंस का सबसे महत्व जगह माना जाता है। माना जाता है कि यहीं पे जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन किया गया था, और यहीं पे जीसस क्राइस्ट का रिजरेक्शन हुआ था। तो आज इन्हीं मुद्दों पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। और आज जो दुनिया में इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में, जो कि हमास, इजराइल, वेस्ट बैंक, जो दुनिया की सबसे आज कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, और तीसरे वर्ल्ड वार को लोग मतलब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, तीसरा वर्ल्ड वार हो जाए। लेकिन अभी हम इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने सिंपल सी बातों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, हम इसके इतिहास पे फोकस करते हैं। तो चले आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जॉर्डिज्म के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि उनका दावा क्या है। अगर हम देखें तो ये सब अब्राहिमी रिलीजन्स का ही एक पार्ट है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, ठीक है। वह एक पार्ट बाय पार्ट आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम हिब्रू बाइबल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो माउंट मोरिया है, जहां इब्राहिम अपने बेटे आइजैक को ले जाते हैं, वो गॉड के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, तभी उनका कांटेक्ट गॉड से होता है। और ये जो माउंट मोरिया है, उसे ही ज्यू जो है ना, उसे रिगार्ड करते हैं होली ऑफ द होलीज, ज्यूज इसे पुकारते हैं। और उनका ये मानना है कि जो ये जगह है ना, जो माउंट मोरिया जो जगह है,
वो इसी टेम्पल माउंट के कंपाउंड में है और ये किसके नीचे है? डोम ऑफ द रॉक के नीचे है। तो इसके अकॉर्डिंग, ज्यूज के अकॉर्डिंग, ये जो टेम्पल माउंट है और टेम्पल माउंट के कंपाउंड में जो डोम ऑफ रॉक है, ठीक है, जहां में डोम ऑफ रॉक है, उसी के नीचे ये जगह है और इसलिए वो अपना दावा बताते हैं कि ये हमारा रिलीजियस प्लेस है, ये हमारा होलीएस्ट प्लेस है और इसे होली ऑफ द होलीज कहते हैं ज्यूज के अकॉर्डिंग। आइए हम जानते हैं किंग सैलोमन के बारे में, जो कि हिब्रू बाइबल्स में ये लिखा हुआ है कि जो किंग सैलोमन जो थे, उन्होंने ही यहाँ पे टेम्पल माउंट बनाया था, जिसे हम फर्स्ट टेम्पल कहते हैं, ठीक है। और ये किंग सैलोमन के द्वारा ये 950 बीसी में बनाया गया था। तो ये टेम्पल माउंट किसके द्वारा बनाया गया था? अगर हिब्रू बाइबल के अकॉर्डिंग अगर जाए तो ये कहा जाता है कि ये जो टेम्पल माउंट है, दैट इज द फर्स्ट टेम्पल जो कि किंग सैलोमन के द्वारा बनाया गया था और ये 950 बीसी में बनाया गया था। तो ये तो जॉडिज्म्स के अकॉर्डिंग है। आइए हम क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं। फॉर क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस लोगों के लिए ये कितना महत्व है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। आप ये समझिए कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन जो हुआ था वो जेरूशलेम में हुआ था, ये क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग। और क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जेरूशलेम में ही जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था। और यह भी माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का रिजरेक्शन भी सेम जगह पे हुआ था। और जहां पे जीसस क्राइस्ट का रिजरेक्शन हुआ था, उस साइट पे एक चर्च है, जिस चर्च को हम बोलते हैं होली सेपल्कर, होली सेपल्कर। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेरूशलेम में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं बैथलम, और उस जगह में यह माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो आप देखें कि यह क्रिश्चियनिटी के लिए कितना महत्व है, आप खुद समझ ले। आप किसी को यहां पे आप अगर देखते हैं जॉडिज्म के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑफ कोर्स ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर अगर आप क्रिश्चियनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये काफी महत्व बन जाता है। अब बचा इस्लाम, तो अब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये कैसे महत्व, कितना इंपॉर्टेंट है। और इस्लाम में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये माना जाता है कि जेरूशलेम जो है, प्रोफेट मोहम्मद वहाँ पहुँचे थे, जो कि ओवरनाइट वहाँ विजिट किए थे, जो कि एक क्रिएचर के हेल्प से, जिस क्रिएचर का नाम था बुराक, और वहाँ से वो जन्नत के लिए रवाना हुए थे, यानी वहाँ से वो हेवन के लिए गए थे। तो इसलिए वो जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो उस जगह को हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे अलस्का मस्क है और जो जिसे जो टेम्पल वॉल है जो कि हरमल शरीफ कहा जाता है और जो कि डोम ऑफ रॉक है, तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा कि यहाँ पे तीनों रिलीजन्स का काफ़ी सिग्निफिकेंस है और तीनों रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह दुनिया की सबसे पवित्र जगह में अगर देखें तो आपको तीनों धर्म का इंपॉर्टेंस दिखता है। तीनों धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की ये सबसे पवित्र जगह हो गया। और यहाँ पे जॉडिज्म भी अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, यहाँ पे इस्लाम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे जो है ना, जो कन्फ्लिक्ट का जो मतलब जो कन्फ्लिक्ट का वजह बनता है, वो अपना अपना जो दावे को लेकर बनता है। अब इसमें जॉडिज्म के जो ज्यूज हैं वो कहते हैं कि ये जो टेम्पल माउंट है इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और जो मुस्लिम है ये कहते हैं कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और क्रिश्चियंस तो हैं ही हैं वहाँ पे, वो अपना कंट्रोल चाहते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब थोड़ा सा और इसके इतिहास में हम लोग चलते हैं। अब हम थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप समझने की कोशिश करें। एक्चुअली हिब्रू बाइबल में मेंशन है किंग डेविड के बारे में, जो कि 1000 BC पहले उनके बारे में ये बताया गया है और उनके बारे में बहुत बड़ा
अचीवमेंट्स के बारे में ये बताया गया है कि उनका बहुत बड़ा योगदान था जॉर्डिज्म्स को स्प्रेड करने में। ये किंग डेविड्स के बारे में ये बताया गया था कि यही जो थे जिन्होंने द आर्क ऑफ कॉन्विनेंट को इजिप्ट से जेरूसलम लाए थे और वहाँ में एस्टैब्लिश किए थे, और उसके बाद जो जॉर्डिज्म है उसको स्प्रेड किए थे यहाँ में इस रीजन्स में। अब बात आती है कि द आर्क ऑफ कन्वीनियंट होता क्या है। तो ये एक ज्यूज का बहुत ही पवित्र चीज है, बहुत ही रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है ये द आर्क ऑफ कन्वीनियंट। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी को कहते हैं। एक्चुअली द आर्क ऑफ द कन्वीनियंट जो है यह एक गोल्ड प्लेटेड है जो कि वुडन चेस्ट है। ये विश्वास किया जाता है कि ये जो 2 प्लेट्स है जो कि इस पे 10 रिटन कमेंडमेंट्स है जो कि ये मोसेस को दिया गया था गॉड के द्वारा। तो इसे ही हम कहते हैं द आर्क ऑफ कन्वीनियंट। और इसको रखने के लिए डेविड के जो बेटे थे जिनका नाम था किंग सॉलोमन, उन्होंने ही टेम्पल माउंट बनाया था। ठीक, और ये टेम्पल माउंट फर्स्ट टेम्पल माउंट कहलाता है। फर्स्ट मतलब पवित्र स्थल बनाया जाता है जिसमें ये द आर्क ऑफ कन्वीनियंट रखा जाता है। और ये जो टेम्पल माउंट बनाया जाता है वो डेविड के बेटा के थ्रू बनाया जाता है जिनका नाम था किंग सॉलोमन। फिर उसके बाद क्या होता है, 568 बीसी में ये टेम्पल माउंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और ये किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो कि ये बेबीलोनिया का जो किंग होता है जिसका नाम होता है नेबूचंद्रजार सेकेंड, जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये 1516 बीसी में फिर से इसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है जो ज्यूज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वहाँ उस रीजन के जो ज्यूज होते हैं उसके द्वारा किया जाता है 1516 ईस्वी में, और इसका रीनेम रखा जाता है सेकेंड टेम्पल। लेकिन इसमें तो द आर्क ऑफ कन्वीनियंट रखा जाता है, लेकिन जो एक्चुअली जो चीज़ जो था जो आर्क ऑफ कन्वीनियंट वो वहाँ से मिसिंग हो जाता है। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जॉर्डिज्म्स को यहाँ पे रखा। अब जो एंट्री होती है 330 बीसी में, एक मैसेडोनिया का एक जो बहुत ही बड़ा जो वर्ल्ड कंकरर जो विश्व विजेता था जिसके बारे में आप सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो मैसेडोनिया से चलकर इस मिडल ईस्ट से होते हुए यहाँ पे आए और वहाँ जहाँ जहाँ वो गए वो अपने धर्म को एस्टैब्लिश किए, दूसरे के विश्वासों को उन्होंने ख़त्म किया। तो वो जो धर्म को मानते थे वो पैगनिज्म था, ठीक है ना, पैगन धर्म था, पैगनिज्म था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो मतलब होता है मल्टी मतलब गॉड्स को मानते हैं वो, मतलब पॉलीथिज्म थे, पॉलीथिस्ट थे वो, मतलब बहुत सारे गॉड में और इवन आइडल्स में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा में। लेकिन जॉर्डिज्म जो था वो एक मोनोथिज्म है। मोनोथिज्म मतलब होता है एक ईश्वरीवाद है, ठीक है ना, वो एक गॉड में विश्वास करते थे। तो इस तरह से मैसेडोनिया से जो चलकर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट आए तो उन्होंने भी पैगनिज्म को यहाँ पे थोड़ा स्प्रेड किए, जिससे थोड़ा सा डैमेज हुआ, जॉर्डिज्म जो है डैमेज हुआ, और यहाँ पे उसका कल्चरल जो भी था वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो ये था हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये हमने इस पे फोकस किया। अब रोमन इन्वेजन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद 336 एडी यानी 336 एडी में रोमन इन्वेजन होता है, और यहाँ पे रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन आते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोशन करते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को स्टैब्लिश करते हैं इस रीजन्स में। और ये कहा जाता है कि उन्होंने ही चर्च ऑफ द होली सेपल्कर इन 336 एडी में उन्होंने बिल्ड किया था, बनाया था। उसके बाद 628 एडी यानी इन 1610 एडी में द सैसनिड एम्पायर हैड फोर्स ईस्टर्न रोमन एम्पायर टू रिट्रीट फ्रॉम द रीजन्स। इसके बाद क्या होता है कि जो सैसनिड एम्पायर था
एम्पायर जो थे, उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को रिट्रीट किया, उन्होंने मजबूर किया इस रीजन्स को छोड़ने के लिए। और उन्होंने फिर से क्या किया, जो इस कंट्रोल को, इस रीजन्स को फिर से ज्यूज के अंडर में आ गया, यानी यहाँ से फिर से जॉर्डिज्म जो था वो एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद 637 एडी, यानी इन 637 एडी जेरूशलम को फिर से क्या हुआ, ये अरब्स के कंट्रोल में चले गए और यहाँ पे इस्लाम का डोमिनेंट स्टार्ट हो जाता है इस रीजन्स में। और यहीं से ये माना जाता है कि अल अस्का मस्क का कंस्ट्रक्शन हुआ। और ये स्टार्टेड किन के द्वारा किया गया, राशिदुन खलीफा उमर, और इसको फिनिश जो किया गया उमयार खलीफा अल वलीद के द्वारा, ये इसको फिनिश किया गया। और उसके बाद 691 एडी में द डोम ऑफ रॉक को बनाया गया, जो कि खलीफा अब्दुल मलिक के द्वारा ये बनाया गया। उसके बाद जो जो डोम था उसका कलर जो काफ़ी रिसेंट किया गया, जो कि ये 1920 में इसको कलर किया गया, जो कि गोल्डन कलर से इसको कलर किया गया। उसके बाद टेम्पल माउंट जो है अरब के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया और इसको बाद में इसका नाम हरमल शरीफ किया गया। इसी को हम हरमल शरीफ के द्वारा जाने जाते हैं, टेम्पल माउंट को। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि टेम्पल माउंट या हरमल शरीफ, तो भाई दोनों एक ही जगह है, इसे आप टेम्पल माउंट बोले या तो हरमल शरीफ बोले। जो जॉर्डिज्म है यानी ज्यू के अकॉर्डिंग ये क्या है, टेम्पल माउंट है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसको हम हरमल शरीफ के नाम से जाने जानते हैं। उसके बाद 1096 से लेकर 1291 एडी के करीब यहाँ पे इंटर रिलीजियस वार होना स्टार्ट हुआ। और ये खास करके कब से कब तक हुआ, जो कि 1096 एडी से लेकर 1291 एडी के बीच में हुआ। और ये वार जो है खास करके क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में हुआ। ये क्रूसेड्स जिसको हम बोलते हैं स्टार्टेड हुआ, क्रूसेड स्टार्टेड हुआ, जो कि 11वीं सेंचुरी से लेकर स्टार्ट हुआ, जो जिसका ऑब्जेक्टिव ये था, यहाँ पे जो इस्लाम का जो एक्सपेंशन था ना उसको ख़त्म करना, और होली लैंड को लेकर, जेरूशलम को लेकर कि ये जेरूशलम पर किसका कंट्रोल हो, उसको लेकर यहाँ पे इंटर रिलीजियस वार स्टार्ट हुआ, यानी धार्मिक वार हुआ, जो कि जिसका जो मतलब जो हम बोल सकते हैं कि ये 1096 से लेकर 1291 एडी के बीच में ये लड़ा गया। और ख़ास करके यहाँ पे जो ज्यूज थे वो यहाँ पे वार में नहीं थे, बल्कि यहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी के बीच में ये वार हुआ। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो क्रूसेड्स जो था वो कि ख़त्म होता है, और ये ख़त्म होते होते यहाँ पे 16वीं सेंचुरी हो जाता है। और क्यों ख़त्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना प्रोटेस्टेंटिज्म, यानी जो क्रिश्चियंस का एक पार्ट होता है, जो क्रिश्चियंस में बेसिकली जैसे कि हम लोग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहते हैं, तो इंग्लैंड में जो था प्रोटेस्टेंटिज्म वो डोमिनेट करने लगा था, और इसमें क्या हुआ ना कि चर्च का जो था पावर को रिड्यूस कर दिया गया। तो यहाँ पे जो चर्च था, यानी जो क्रिश्चियनिटी के जो लोग थे, वो यहाँ पे वार में वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखे, और इसलिए यहाँ पे आते आते जो रिलीजियस जो वार था वो कुछ ठंडा पड़ गया, यानी समझो तो ख़त्म ही हो गया। और यहाँ पे 1291 के करीब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्रिश्चियंस को क्या कर दिया गया, यहाँ से पूरे सीरिया जो जगह है ना वहाँ से इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया, इनको आउट कर दिया गया कि नहीं, यहाँ पे मतलब इनको मतलब हटा दिया गया, इनको भगा दिया गया यहाँ से। और कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी तक आते आते यहाँ पे 2/3 जो क्रिश्चियंस जो थे, टेरिटरीज थे, वो कैप्चर के द्वारा कर लिए, तो मुसलमानों ने उस पर कैप्चर कर लिया, तो यहाँ से क्रिश्चियन जो थे वो यहाँ से छोड़कर चले गए वो। और यहाँ पे 2/3 जो क्रिश्चियन थे लगभग वो क्या हुए ना कि इसके टेरिटरीज को उन मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए क्रिश्चियंस थे, जो क्रिश्चियनिटी था उनका इंटरेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता रहा, ख़त्म नहीं होता रहा बल्कि मतलब उनमें खुद कन्फ्लिक्ट आ चुका था। इसके बाद 1389 यानी मतलब 1389 एडी में क्या होता है कि आपको पता है कि 14वीं शताब्दी में
अब ओटोमन टर्क्स का जो एक्सपेंशन हुआ, जो कि यहाँ तक भी इस रीजन्स में आया, बाल्कन रीजन्स तक आया, और इस रीजन्स को पूरी तरह से अपने अंडर में लिया और टर्की। और 1516 एडी में जेरूसलम भी मतलब ओटोमन एम्पायर के कैप्चर्स में आ गया, और वहाँ पे जो सुलेमान, जो किंग मैग्निफिसेंस कहा जाता है, उन्होंने काफ़ी चीज़ों का कंस्ट्रक्शंस किया, किंग सैलोमन। और देखिए आप, वो किंग सैलोमन जो थे वो जॉर्डिज्म के थे, और यहाँ पे किंग सोलेमन वो सेम नाम मिलता जुलता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो किंग सोलेमन जो तो ओटोमन एम्पायर के जो रूलर थे, वो यहाँ पे जिनको मैग्निफिसेंस कहा जाता है, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस किया ओटोमन एम्पायर के दौरान। यहाँ पे काफ़ी चीज़ बना गया, और यहाँ पे बहुत ही जो पॉलिटिकल जो था वो स्टेबिलिटी देखा गया, और सोशल रेस्ट भी देखा गया उनके अंडर में। और यहाँ पे आते आते लगता है कि रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट था उनको भी वो दबा दिए, और यहाँ पे मतलब तीनों रिलीजन्स को वहाँ पे मतलब फ्रीडम दिया गया कि भाई अपने तरीके से अपने आप को मतलब फॉलो करो, और ये एक स्टेट्स को एस्टैब्लिश तरीके से उन्होंने रन किया। यहाँ पे कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा गया, और सब लोग को फ्रीडम था, अपना अपने तरीके से वो लोग रहते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रिलीजियस स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी होता है, और हर फील्ड में भी डेवलपमेंट, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होता है, पोस्टल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, पेव्ड रोड्स बनता है, रेलवेज बनता है। इसलिए इस एज को एज ऑफ रिलीजियस पीस भी कहा गया, क्योंकि इस एज में आपको रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता है। इससे पहले देखिए किस तरह से जेरूसलम जो था, ये जो पूरा रीजन्स था, वो किस तरह से धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट में बटा हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया था। फिर उसके बाद 1882 ईडी में क्या होता है, यहाँ पे ओटोमन एम्पायर जो 19वीं सेंचुरी में आते आते जेरूसलम, फिर वहाँ से क्या होता है कि ये कैओस होने लगता है यहाँ पे, मतलब फिर से वार स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद एक्चुअली जो ओटोमन एम्पायर का था वो डिक्लाइन भी स्टार्ट हो जाता है। और इसी वक्त क्या था ना कि जो जिविश इमिग्रेशंस था वो स्टार्ट हो जाता है, और वो इधर उधर भटकने लगते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है जो 1882 से एडी से स्टार्ट होता है, जिविश होमलैंड का डिमांड होने लगता है, क्योंकि उनका कोई एक स्टेबल कंट्री तो था नहीं, स्टेट था नहीं। तो यहीं से 1882 से यानी 1882 एडी से जो जिविश होमलैंड का डिमांड होना स्टार्ट होता है। और 1918 एडी में, मतलब 1918 एडी में ओटोमन एम्पायर फॉर्मली उसका अंत हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो यहाँ पे जो ओटोमन एम्पायर था उसका हार हो जाता है। ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल जो पैलेस्टाइन से था वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है यहाँ में। अब यहाँ पे ब्रिटिश का मतलब इंटरफेरेंस होता है, अब ब्रिटिश आ जाता है, ब्रिटिश का इंटरवेंशन हो जाता है, यहाँ पे इंटरप्शन हो जाता है, तो ब्रिटिश अब आ जाता है, क्योंकि ये जो पैलेस्टाइन जो पूरा रीजन्स है, क्योंकि उस समय तो इजराइल था नहीं, पूरा पैलेस्टाइन ही था, तो वो पूरी तरह से ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और ओटोमन एम्पायर बाहर। और ब्रिटिश के दौरान ये रीजन जो था वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था, और इसका चीफ कारण जो था वो लीग ऑफ नेशन था, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो था ना कि वो ज्यूज का सपोर्ट कर रहा था, और वो ज्यूज के होमलैंड के लिए वो डिमांड कर रहा था। और इसका जो मांग स्टार्ट 1922 से उन्होंने स्टार्ट किया, जो कि मैसिव ज्यूज जो इमिग्रेशन इसके बाद स्टार्ट हुआ। और लीग ऑफ नेशन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना था, कि जो दुनिया में इस तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो उसको रोकने के लिए बनाया था, तो उन्होंने ही ज्यूज के होमलैंड का मतलब प्रस्ताव को रखा और उसको सपोर्ट करने लगा। और इस तरह से ज्यूज जो मतलब यूरोप में किस तरह से उसको मारा जा रहा था, वो दर बदर भटकते फिरते थे, और वो इस तरह से वो क्या हुआ, फिर से वो पैलेस्टाइन की तरफ वो हेड किए, वो जाने लगे। और 1947 एडी तक आते आते आप देखिएगा कि 1922 से लेकर 1948 तक जो पॉपुलेशन ऑफ जो जेरूसलम था वो अचानक इंक्रीज होता है, जो कि उस समय कितना था, स्टार्टिंग में ये 52,000 था, यानी 52,000 के करीब था, जो कि यह बढ़कर 1,65,000 हो गया, जिसमें कि 2/3 जो पॉपुलेशन था वो ज्यूज था,
और 1/3 जो थे वो अरब्स थे और क्रिश्चियंस थे। तो किस तरह से ये फिलिस्तीन जो था, ये यहूदी लोग यहाँ पे अब आने लगे और स्टेबल करने लगे, जो कि पहले फिलिस्तीन का जो पॉपुलेशन था वो 52,000 से करीब था, लेकिन बाद में वो बढ़कर 1,55,000 के करीब बढ़ा। किसका? ये यहूदियों का, ठीक है ना, ज्यूज का। और रेस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन बचा 1/3 जो थे वो अरब्स थे और क्रिश्चियंस थे। और 1947 एडी में एक बहुत बड़ा एक प्रपोजल, प्रस्तावना पास होता है, जो कि ऑन 29 नवंबर 1947 यूएन जनरल असेंबली में एक अप्रूवल होता है, जो कि एक जो प्रपोजल होता है वो पास होता है, और जिसके तहत फिलिस्तीन जो है उसको बांटा जाता है, फिलिस्तीन को। और इस प्लान को लाया जाता है पार्टीशंस को, फिलिस्तीन के पार्टीशंस को, जो कि फिलिस्तीन्स को 2 रीजन्स पे बांटा जाता है। एक तो ज्यूज को दिया जाता है और दूसरा जो है अरब को दिया जाता है। और यहीं पे 2 स्टेट्स का जो प्रस्तावना था, जो यूएन ने पास किया था, और जिसके तहत ज्यूज को क्या देना था, एक स्टेट्स बना के देना था। ये ब्रिटिश का प्लान था और यूएन ने इसको पास किया। और सब विवाद का जड़ अब यहीं से स्टार्ट होता है, जो कि प्रेजेंट में जो वार हो रहा है, जो इजराइल एंड फिलिस्तीन को लेकर। फिलिस्तीन के पास अब वो भी चीज़ नहीं रहा जो कि पहले यूएन के अकॉर्डिंग जो उसको जितना मिला था जो हिस्सा, वो भी अब जो इजराइल था वो उसको कैप्चर करता गया। लेकिन इसके पीछे भी कारण है क्यों करता गया, वो रीज़न नहीं, अभी तो हम लोग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं। उसके बाद एक्चुअली क्या था कि जेरूसलम को किसे दिया जाए। तो जेरूसलम एक्चुअली किसी को नहीं दिया गया। जेरूसलम जो था वो डायरेक्ट यूएन के अंडर में रखा गया। एक तरफ फिलिस्तीन को बांट कर दे दिया गया और एक तरफ इजराइल को बांट दिया गया। और जेरूसलम जो था वो, क्योंकि वो तीनों रिलीजन्स का मेजर प्लेस था, और जो ये जो जगह था जो कि टेम्पल माउंट था, और ये सारा जो एरिया था ये यूएन ने अपने कंट्रोल में रखा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है मुसलमानों को वहाँ पे परमिशन दिया गया कि आप जाकर वो अपना नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, और ज्यूज को दिया गया कि भाई जो आपका जो होली वॉल है वो जाकर आप अपना वहाँ पे जो वर्शिप है आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बार बार विवाद होता है, क्यों किसको लेकर? क्योंकि ये पूरे जो टेम्पल माउंट है इसको लेकर और जेरूसलम को लेकर। जेरूसलम को मतलब फिलिस्तीन मानते हैं कि हम इसको अपना कैपिटल बनाए, और जो इजराइल है वो इजराइल सोचता है कि हम इसको अपना ये बनाए, इसको अपनी राजधानी कैपिटल बनाए। और यूएस ने इसमें बहुत बड़ा मतलब वो हमेशा अपना गेम खेलते रहते हैं, ठीक है। तो 2021 में यूएस ने क्या किया कि यूएस ने जेरूसलम को एज ए कैपिटल सिटी ऑफ द इजराइल जो कि वो प्रेजेंट किया यूएस ने। जो कि ये जो अरब के लोग थे, जो फिलिस्तीन थे, उन्होंने इस पे मतलब इस चीज़ों को माना नहीं कि भाई आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ों को। हालांकि बहुत सारे कंट्री ने इजराइल को कंट्री का मतलब एक होता है ना कि कंट्री मान लेना, वो मानने भी नहीं थे। लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे लोगों ने इजराइल को कंट्री एज ए कंट्री मानने मतलब कंट्री का दर्जा देना स्टार्ट किया। और यूएस हमेशा जो था वो इजराइल का ही सपोर्ट करता है, ठीक। अब एक्चुअली बात आता है कि जेरूसलम जो है ना वो एक ऐसा सिटी है जिसे हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस बोलते हैं, जहां में बेसिकली जो 3 रिलीजन्स है उनका सेंटर तो है ही है। इसके बावजूद जो जेरूसलम है, जो ये रीजन्स है, इसको हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी कन्फ्लिक्ट होता है ना वो पूरी दुनिया पे असर डालता है। अब यहाँ पे बहुत सारे एम्पायर और बहुत सारे डायनेस्टी ने इस पर रूल किया है, और बार बार इसको मतलब डिस्ट्रॉय भी किया गया है और बार बार इसको बनाया भी गया है। इसलिए यहाँ जब भी कुछ होता है ना तो इसका असर पूरे दुनिया पे पड़ता है और आम लोगों के लाइफ तक भी ये जाता है। क्योंकि आप देखो क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में है, ज्यूज है, इस्लाम है। तो जब भी यहाँ पे कुछ होता है ना तो रिलीजियसली और आप देखें तो इमोशनली, मेंटली सब लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और ये एक बहुत बड़ा ही कन्फ्लिक्टेड आज एरिया बन चुका है, जो कि बहुत ही विवादित जगह है। और यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसका असर पूरी दुनिया पे डायरेक्ट पड़ेगा। और यहाँ तक लोग तो ये कर रहे हैं ना कि स्पेकुलेट कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जो कि प्रेजेंट जो वार चल रहा है ना, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में,
जो वार चल रहा है, ऐसा ना ये थर्ड वर्ल्ड वार को स्टार्ट कर दे, कमेंट्स कर दे। तो नो डाउट ये जिस तरह से लोगों का जो यहाँ पे सेंटिमेंट है, लोगों का ऑफकोर्स यहाँ पे जो रिलीजियस भावना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मुस्लिम कंट्रीज है वो किस तरह से मतलब इजराइल पे मतलब वो ब्लेम लगा रहे हैं। उधर से जो क्रिश्चियनिटी है वो ज्यूज को मतलब सपोर्ट करें, यानी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स इस पे जो कुछ भी होगा ना उसका असर पूरी दुनिया पे होगा। तो इसलिए इस मुद्दे को आज हम इस दुनिया में सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसका कंक्लूजन्स बहुत ज़रूरी है। तो ये जब तक आप बैठेंगे नहीं, आपस में बात नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई कंक्लूजन्स नहीं हो सकता है। भाई ये दुनिया की मतलब पवित्र जगह में से एक जगह है, तो आप इसका एक कंक्लूजन्स निकालें, ठीक है, और तो यूएन में बैठे आप डिस्कशंस करें। तो ये कंक्लूजन्स था। लेकिन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि औरों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। हाँ, हो सकता है कि रिसर्च में कोई कमी हो या ऑफकोर्स कहीं पे कोई गलती हो, तो प्लीज़ इसे माफ़ करना यार, क्योंकि इतना रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाया जाता है। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं। हम कोई मतलब कोई प्रोपोगेंडा या दिस एंड डैट करने के लिए हम नहीं बनाते। एक्चुअली हम इस चीज़ों को लोगों तक समझाने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअली ये कन्फ्लिक्ट का क्या कारण है, भाई क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों पूरी दुनिया इसके प्रति अट्रैक्ट है। तो मेरा मकसद ये होता है कि इन चीज़ों को आपको समझाना, आप तक पहुंचाना, ठीक है। तो हो सकता है भाई हम भी इंसान हैं तो कुछ गलतियां हो, तो प्लीज़ माफ़ जो कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।